हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। गीतांजलि दुआ। सीना मॉडर्न ख्यालों की होने के बावजूद अपने संस्कारों को कभी नहीं भूली थी। उसकी माँ के जाने से पहले वो उसे संस्कारों की एक पोटली थमा कर गई थी। सीना को पहले से ही पता था कि जब वो ससुराल जाएगी तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन कहीं बात इसीलिए पक्की ना हो सकी कि बिन माँ की लड़की है, पता नहीं संस्कारी होगी भी या नहीं। सीना को बहुत बुरा लगता कि किसी लड़की की पहचान उसके साथ रहकर ही की जा सकती है, ना कि इस आधार पर कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वो संस्कारी है या नहीं। सीना ने अब शादी के सपने देखना छोड़ दिया था। उसे अब लगता था कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होकर रहेगा। बिना वजह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन उसकी सहेली रोज़ी के पापा उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। उनकी दूर की बहन का बेटा बड़े शहर में नौकरी करता था और बहुत ही संस्कारी भी था। रोज़ी सीना की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसीलिए उसके पिता उसकी खूबियों के बारे में अच्छे से जानते थे। लड़के में कोई ऐब नहीं था और अच्छे पद पर नौकरी करता था। ऐसा जान सीना के पिता ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हो गया और सगाई हो गई। सगाई वाले दिन रोज़ी के पिता ने शारदा जी यानी सीना की सासू माँ को बुलाया और बोले, देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि सीना के पिता दान दहेज में क्या देंगे, कितना देंगे, बारातियों के लिए कैसा इंतजाम करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज़ की तसल्ली आज तुम्हें ज़रूर देता हूँ कि सीना संस्कारों के मामले में तुम्हें माला माल कर देगी। सीना की माँ को गुजरे काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मरने से पहले ही उसकी माँ उसे संस्कारों से परिपूर्ण करके गई थी। शारदा जी जानती थी कि उनको क्या करना है। अगले दिन जब सीना के पिता का फ़ोन आया कि दहेज से जुड़ी कुछ बातें करनी है, तो शारदा जी ने कहा, अभी रुकिए, शादी पर देख लेंगे। सीना के पिता चिंतित हो गए कि जो काम करना है वो आज ही करके क्यों ना निपटाया जाए, कल किसने देखा। अगले दिन सीना के पिता ने शारदा जी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना दी और उनके घर पहुंच गए और बोले, बहन जी, मैं अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को जो दे सकता हूँ वो ज़रूर दूंगा, पर जो काम समय रहते हो जाए वो अच्छा है। आप मुझे बता दीजिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं उसका इंतज़ाम समय रहते कर देता हूँ। सीना की सास बोली, भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दीजिए, वो अब हमारी अमानत है। सीना के पिता के बहुत कहने पर भी उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया। धूमधाम से शादी हो गई और सीना अपने ससुराल आ गई। सीना कामकाज में बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ ऑफिस भी अच्छे से संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद सीना की ननद की शादी हुई, जो उम्र में उससे छोटी थी और उसके दिल के बहुत करीब थी। रितु सीना से अपने दिल की हर बात साझा करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद सीना के पास रितु का फ़ोन आया और वो रोने लगी, तो रितु ने उसे अपने ऑफिस के पास वाले होटल में मिलने के लिए बुलाया। सीना ने रितु की पूरी बात सुनी और उसे सब कुछ ठीक होने का आश्वासन देकर आ गई। धीरे धीरे रवि यानी सीना का पति, उसने देखा कि पहले सीना
अपने छोटे मोटे खर्च के लिए ऑफिस की तनख्वाह से ही खर्चा करती थी, लेकिन अब वो उन चीज़ों के लिए रवि पर निर्भर होती जा रही थी। रवि के पूछने पर उसने कुछ सही से जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रवि को बैंक में काम था और बैंक मैनेजर उनका दोस्त था, तो रवि ने उससे इस बात का जिक्र किया। रवि के दोस्त ने बताया कि हर महीने सीना की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। रवि वो अकाउंट नंबर नहीं जानता था। घर आने के बाद उसने सीना से इस बारे में बात की तो सीना टाल मटोल करने लगी। जब रवि ने जिद की तो सीना ने बताया कि रितु के पति की नौकरी चली गई थी और वो उन्हीं की तनख्वाह पर निर्भर थे। तो मैंने रितु को यकीन दिलवाया कि मैं अपनी तनख्वाह का हिस्सा उन्हें देती रहूँगी, जिससे उनकी हमारे परिवार में इज्जत भी बनी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीना की सास कमरे के बाहर से गुजर कर मंदिर जा रही थी और ये सुनकर दंग रह गई। रवि ने कहा कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? तो सीना ने कहा कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। ये सुनते ही शारदा जी को विश्वास हो गया कि वाकई उन्होंने अपने भाई की बात मानकर बहुत अच्छे घर में रिश्ता किया है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।